वॉइस मैं करूंगा अभी। हाँ आएगी आएगी, अब आएगी, अब स्टार्ट करेंगे। मैं डांट रहा था इनको, बदमाशी करते हैं ये। हाँ डिसिप्लिन में नहीं खड़े रहते ये। अब करेंगे, अब आवाज आएगी, अब स्टार्ट करेंगे अपन टॉपिक। समझ गए? तो सब लोग आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाने वाले हो। हाँ, कभी ऐसा कोई काम नहीं करना है। प्रोफेसर आ जाए ना तो नमस्ते 3 बार नहीं 5 बार कर लेना है, पैर पैर पड़ जाने, लेकिन काम हो जाना चाहिए। नो नॉलेज विदाउट गवर्नमेंट कॉलेज। ध्यान रखना, बिना गवर्नमेंट कॉलेज के आपको कोई नॉलेज नहीं मिल सकता है। तो जितनी हो जाए उतनी बढ़िया है। मैंने भी 3-4 में जाके आया हूँ, पढ़ के आया हूँ, ऐसे जाके नहीं आया। हाँ, बीबीटी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जयपुर में बीएससी किया था मैंने, एमएससी उधर राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से। फिर मैंने बीएड किया श्री स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सीकर से। तो 3 में मैं आ गया। और आगे पीजीडीसी एमसीआरपी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल एमपी पीजीडीसी। और 4 और 5 फिर पीएचडी। तो कुल मिलाकर के और भी है डिग्रियां, कोई वो इम्पोर्टेंट नहीं होती बेटा। इम्पोर्टेंट नहीं होती कि आपने क्या सीख लिया, कितना सीखा है। बीएससी कर लिया आपने, बहुत बढ़िया बीएससी कर ली और सीखा आपने, और एओ का एग्जाम दिया, बढ़िया नॉलेज था तो एओ में सिलेक्ट हो गए। नई नॉलेज पढ़ा नहीं, कितनी कितनी बढ़िया कॉलेज हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप हल्की कॉलेज में हो लेकिन आप पूरी मेहनत कर रहे हो 4 साल के साथ, 4 साल कंटिन्यू, और एओ डबल एओ आरओ का एग्जाम आया, आपने दिया, सब कुछ पढ़ा हुआ था, तुरंत आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डिपेंड आपके ऊपर ही करता है कि आप कैसा पढ़ रहे हो। कॉलेज तो है, अच्छी बात है भाई, अच्छे कॉलेज से कर रहे हो, बहुत अच्छा नाम है, खुद की मेहनत भी होती है। अब देखो अपन चलते हैं, बात करते हैं कहां पर आ जाए। कल लास्ट में क्या किया था, सेल निरूपण किया था क्या? सेल निरूपण, हाँ। तो सेल देखो, सेल डायग्राम हो गया था, मतलब सेल का चित्र बना लिया था, सेल के बारे में लिख लिया था, सेल की अभिक्रियाएं लिख ली थी, सेल निरूपण लिख लिया था, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सेल विभव, इसकी बात करेंगे बेटा, सेल विभव। तो पॉइंट लगाओ आप, सेल विभव, सेल विभव, सेल विभव, सेल विभव, सेल विभव। सेल विभव, हाँ। अब थोड़ा ध्यान देना, नया पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, एक क्वेश्चन आता है सेल विभव। अब सुनना, इसके अंदर क्या होता है, पहले तो हम पूरी बात करते हैं, उसके बाद लिखेंगे। हम बात करें सेल विभव, जैसे हमने कोई सेल बनाया, ये हमने कोई ये इलेक्ट्रोड बनाया था, एक जेडन लगा दिया इधर, और ये पूरा काम कर दिया था नहीं। दूसरी तरफ दूसरा, इधर इधर अपचयन वाला भाग है, और ये मैंने लगा दिया, ठीक है। बाकी चित्र वगैरह अपना बना हुआ है, सबसे सब कुछ। अब किसी किसी इलेक्ट्रोड और उस विलयन के मध्य आपस में कोई रासायनिक क्रिया होती है। किस किस में होती है? इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड जिस विलयन में डूबा हुआ है उस विलयन के मध्य आपस में रासायनिक क्रियाएं होती हैं। अब वो रासायनिक क्रिया कौन सी होती है, किस प्रकार से हो सकती है? तो 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। एक तो इलेक्ट्रोड पिघल जाए और जो आयन है पिघल करके विलयन में चला जाए। दूसरा हो सकता है कि इसके अंदर जो आयन है वो जम करके इसके ऊपर आ जाए। और तीसरा, ना तो इलेक्ट्रोड पिघले और ना ही इसके ऊपर निक्षेपण हो। 3 ही बात हो सकती है, 3 हो सकती। जो कुछ ही नहीं हो रहा तब तो कोई विभव नहीं आ रहा है, जीरो विभव है, जब कुछ हो ही नहीं रहा। अब रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार की हो रही है। जेडन वाले में तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी बेटा, जेडन से जेडन+2 बन रहा था ना, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे। तो किसी इलेक्ट्रोड, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल इसकी, किसी इलेक्ट्रोड
पर ऑक्सीकरण की घटना होती है और ऑक्सीकरण की घटना से जो विभव उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण विभव। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण विभव। यदि किसी इलेक्ट्रोड, ये इधर पूरा अर्धसेल है, किसी अर्धसेल में यदि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया से एक विभव उत्पन्न होता है, उस विभव को बोलते हैं ऑक्सीकरण विभव। यदि अपचयन की घटना से हो रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा? अपचयन विभव। समझ गए मेरी बात? तो यहां पर Zn के पास तो हो रहा था ऑक्सीकरण विभव और यहां हो रहा है अपचयन विभव। बात समझ गए? ये इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, इनको तो बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। यानी कि एक इलेक्ट्रोड पर तो ऑक्सीकरण आ रहा है और एक इलेक्ट्रोड पर अपचयन आ रहा है, इनको इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। और यदि दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? फिर सेल विभव। पूरा सेल बन गया और उसका आ जाएगा क्या? सेल विभव। अब वो सेल विभव जो निकालते हैं, अब एक शब्द तो है सेल विभव और दूसरा शब्द है मानक सेल विभव। एक है इलेक्ट्रोड विभव, एक है मानक इलेक्ट्रोड विभव। एक है ऑक्सीकरण विभव, एक है मानक ऑक्सीकरण विभव। एक है अपचयन विभव, एक है मानक अपचयन विभव। कुल मिला करके मैं शब्दों के आगे मानक लगा रहा हूं ना। जब शब्दों के आगे मानक लगा रहा हूं तो वो मानक परिस्थितियों में काम करता है, यानी कि उसकी सांद्रता है वो 1 मोल प्रति लीटर होती है। मानक परिस्थितियां होती है। समझ गए मेरी बात? तो अब ये सारी बात मैंने जो थ्योरी बताई है ये काम की नहीं है। अब इनका सबका निष्कर्ष निकलता है और एक सूत्र बनता है अपने पास, E नॉट सेल इक्वल E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। बस ये अपने काम आएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। ये नोट जो है ना, नोट बोल रहा हूं, ये मानक परिस्थितियों के लिए होता है। किसके लिए होता है? मानक परिस्थितियों के लिए। ये E नोट सेल यानी कि मानक सेल विभव, मानक सेल विभव बराबर E नोट कैथोड यानी कि कैथोड का विभव और E नोट एनोड यानी कि एनोड का विभव। समझ गए मेरी बात? अब इसके लिए हम क्या करें? तो हम इसके लिए हमें इलेक्ट्रोड विभव चाहिएगा बार बार अपने, तो सेल विभव और मानक सेल विभव इन दोनों की हम बात करने वाले। तो मैं जो लिखवा रहा हूं वो लिखते जाओ ताकि साथ साथ अपने समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लिखो मानक ऑक्सीकरण विभव। हाँ, हेडिंग सेल विभव है, इसके अंदर ही चलेंगे, हेडिंग नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट आएंगे। मानक ऑक्सीकरण विभव पॉइंट लगा लो, इसका मतलब क्या वो लिखें। मानक ऑक्सीकरण विभव इसका मतलब क्या है वो लिख लो। मानक ऑक्सीकरण विभव इसमें लिख दो किसी अर्ध सेल में इलेक्ट्रोड व विलयन के मध्य ऑक्सीकरण अभिक्रिया से उत्पन्न विभव ऑक्सीकरण विभव। हाँ, मानक होगी, एक ही बात मानक लिखी है ना, मानक ऑक्सीकरण विभव। भाई मानक अपने को मानक ही पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। मैंने बताया मानक शब्द लगता है, सब जगह से मानक ही लगा हुआ है। मानक ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। अब हमने जो डेनियल सेल पढ़ा है, उस डेनियल सेल में ऑक्सीकरण किसका हुआ है? जिंक का हुआ है ना। तो Zn जो है ठोस अवस्था में था और वो किस में चला गया? Zn+2 में। तो ये तो डेनियल सेल की बात कर रहे हैं। हम सामान्य बात करें
तो हम ये कह देंगे कि कोई भी मेटल है जो सॉलिड है, क्या है, सॉलिड। मेटल का समझते हो ना, धातु, वो यदि चला जाए M+ में, किसमें चला जाए बेटा, M+ में, इसके ऊपर N+ इलेक्ट्रॉन, कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, कितने भी, और उतने ही इलेक्ट्रॉन निकाल दिए उसने बाहर। समझ गए? तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होगा। जैसे एल्यूमिनियम है तो +3 आएगा ना, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जिंक का यहाँ +2 आएगा तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। सोडियम यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये N। इसका एग्जाम्पल हम जेनेल सेल की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या ले रहे थे, Zn +2 इलेक्ट्रॉन। ये जो है इससे आता है अपने पास में मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव। और मानक ऑक्सीकरण विभव को बेटा हम क्या बोलते हैं, SOP। याद है क्या, मानक को स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, SOP। समझ गए? ये लिखो बेटा। हो गए? दूसरा लिखो, मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव हो गए? हाँ, यही परिभाषा। इसमें क्या लिखोगे बताओ, ऑक्सीकरण की जगह क्या लिख दो, अपचयन, बस। टेस्ट में क्या आएगा, टेस्ट में बेटा ये चैप्टर आएगा और बहुत सरल प्रश्न आएंगे क्योंकि अभी चैप्टर अपना ज्यादा हुआ नहीं, तो बहुत सरल क्वेश्चन आएंगे। बस ये डेनियल सेल आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। डेनियल सेल में से सारी क्वेश्चन बनाएंगे। तो एग्जाम्पल में हम कौन सा ले लेंगे बेटा, कॉपर वाला लेना पड़ेगा ना। तो देखो इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा Mn+ +n इलेक्ट्रॉन इज इक्वल M सॉलिड। यही बने, अपचयन हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, कई तो बहुत आस्तिक हैं, लिखने में विश्वास रखते हैं, बस बोर्ड की तरफ देखते ही नहीं, लिखने में विश्वास। आस्तिक होते हैं वो, क्या होते हैं, आस्तिक, जो लिखने में विश्वास रखते हैं। भगवान में नहीं बोलता हूँ, तो लिखने में रखते हैं, समझने में रखते हैं, वो नास्तिक। क्या होते हैं, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल कॉपर सॉलिड। क्या है यहाँ पर, मानक अपचयन विभव। और मानक अपचयन विभव को क्या बोलते हैं, SRP। लिख दो फटाफट से। अब बेटा एक लाइन मेरे को पता नहीं तो कौन से बोलूं, एक लाइन वापस बोलना पूजा कुमार। बेटा कौन सी, फर्स्ट लाइन, मानक ऑक्सीकरण विभव का
उल्टा करना है बेटा। ऑक्सीकरण की जो परिभाषा लिखी है उसमें ऑक्सीकरण की जगह अपकरण को अपचयन कर देना है और मानक अपचयन विभव की परिभाषा बन जाएगी। और अभिक्रिया मैंने यहां लिख दी नीचे, मानक अपचयन विभव की, ये वाली नीचे वाली। हाँ लिखवा देंगे बेटा। टॉपिक इसलिए नहीं लिखवा क्योंकि थोड़ा सिलेबस हो जाए, कल लिखवा देंगे। कोई 15-20 मिनट उसमें ज्यादा खराब हो जाते बेटा, कल लिखवा देंगे। अब इतना मैटर हो गया। आज तक का क्या वार है? आज बुधवार है, गुरुवार है। हाँ तो आज और कल तक मैं पढ़ा दूंगा ना, उतना मैटर आपको दे दूंगा, ठीक है। सफिशिएंट मैटर हो गया तो कल अपन टॉपिक लिखवा देंगे या परसों लिखवा देंगे, है ना। टॉपिक एक दो दिन बाद भी लिख सकते हैं। हाँ अब चलो ये हो गया। अब काम की बात सुनो। क्या अभिक्रिया को देख करके ऐसे लग रहा है कि ये दोनों अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत हैं? लग रहा है ना? तो लिखो नीचे, नोट लगा के लिखो। मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव ब्रैकेट में एसओपी व मानक अपचयन विभव, एसओआर नहीं बेटा, एसओपी, मानक अपचयन विभव ब्रैकेट में एसआरपी, एसआरपी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या होते हैं बेटा? विपरीत होते हैं। तो अपने एग्जाम्पल लिख दें इसका तो बढ़िया रहेगा। तो देखो इधर समझने की दृष्टि से ये काम आएगा। सबसे ज्यादा काम ये आने वाली चीज है न्यूमेरिकल में कि यदि आपको ऐसे लिखा हुआ मिले कि Zn+2 और आगे कोई मान दे रखा है प्लस 0.76 वोल्ट दिया हुआ है, तो आप इस मान को देख करके क्या पहचानोगे? एसओपी है या एसआरपी? क्या है? एसओपी। वो कहां से पता लगा? यहां से ऑक्सीजन हो रहा है ना, तो इसका एसआरपी हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा हो जाएगा तो Zn+2 और Zn प्लस की जगह माइनस 0.76 वोल्ट, 67.0 कर दो। हाँ देश में कुछ भी हो सकता है। हाँ ये मान किसका था? एसओपी का। और ये मान, कोई दिक्कत है क्या? तो एक एग्जांपल तो अपने पास ये आ गया। दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। तो कॉपर का अपने पास है ही, तो कॉपर से कॉपर +2 बन गया। कितना है? -0.34 वोल्ट। समझ गए? किसका मान है ये? एसओपी एसआरपी? एसआरपी, एसओपी। तो इसका एसआरपी उल्टा हो जाएगा ना, प्लस 0.34 वोल्ट। आपको प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, आपको यहां देखना है। एसओपी प्लस में हो सकता है, एसआरपी भी प्लस में हो सकता है, एसओपी माइनस में हो सकता है, एसआरपी भी माइनस में हो सकता है। दिमाग में ये चीज लाना ही नहीं है कि एसओपी प्लस में होता है या एसआरपी प्लस में होता है, सब होते हैं। बस आपको मान की तरफ जाना ही नहीं है, मान से पहले आपको यहां देखना है कि यहां क्या हो रहा है। यहां ऐसा अपचयन हो रहा है तो एसआरपी है, ऑक्सीजन हो रहा है तो एसओपी है। समझ गए क्या मेरी बात? और अब वर्तमान समय में एसआरपी, वर्तमान समय में एसआरपी यानी कि मानक अपचयन विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। तो आगे से आपको ये पूछे ना कि मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो आपको ये नहीं पूछना है कि मानक ऑक्सीकरण विभव बताऊं या मानक अपचयन विभव बताऊं। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब है मानक अपचयन विभव। एसआरपी को ही वर्तमान समय में मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। और उसके आधार पर, एसआरपी के आधार पर ही अपने को आगे का सारा काम पढ़ना है। अब चैप्टर 2 पढ़ना है तो किसके आधार पर पढ़ना है? एसआरपी।
लेकिन फिर भी एसओपी आएंगे अपने सामने बार बार, तो आपको एसओपी आते हैं आपको तुरंत क्या कर देना है, चेंज कर लेना है। प्लस का क्या बना देना है माइनस, और माइनस का क्या बना देना है प्लस, और बाकी एसओपी का कोई काम नहीं है। तो दूसरा पहले लिखिए एग्जाम्पल फटाफट। हेडिंग थी बेटा सेल विभव, थोड़ा लेट आए क्या? वहां ठंड कैसे पड़ रही है? बहुत बढ़िया पड़ रही है। जल्दी लिख लो फटाफट से। कहा ही नहीं आज तक फिर दोबारा वो। हाँ तो आपको क्या करना है, सर्टिफिकेशन चाहिए। हाल लिखो फटाफट से, एक लाइन लिखो लास्ट में। वर्तमान समय में नोट लगा करके लिखो। वर्तमान समय में एसआरपी को वर्तमान में क्या लिखते हैं? हाँ अभी लिखवा रहा हूं बेटा, अमित कुमार अभी लिखवा रहा हूं। वर्तमान समय में मानक अपचयन विभव, वर्तमान समय में मानक अपचयन विभव, ब्रैकेट में लिखना एसआरपी को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्लियर हो गया। अब एक नोट और लगा के लिखेंगे, इंपॉर्टेंट एक नोट और लगा के लिखेंगे। ये एसआरपी है क्या? ये एसआरपी है क्या? तो एसआरपी के साथ में क्रियाशीलता का क्या संबंध? व्युत्क्रमानुपाती लिखवा रखा है पीछे। एसआरपी जितना कम उसकी क्रियाशीलता उतनी, तो आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव। और मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव, और उससे हम क्रियाशीलता बता देंगे।
जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा उस पे लगाना है लोन। लगाना है क्या? लिखवाया था कल। जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा उस पे क्या लगाना है? या फिर जिसके एसआरपी का मान कम है उस पर लगाना है लोन। और क्वेश्चन को सोल्व करना है टेस्ट में। किसमें? टेस्ट में। सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे तो क्वेश्चन क्या करना है अपने को? तरीके से सोल्व करना है। समझ गए? अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास में ये एसओपी एसआरपी सब की बात हो गई। अब हम जो सेल बना रहे हैं, जो बनाया हमने डेनियल सेल, वो सेल कितना वोल्टेज दे रहा है अपने? कितना वोल्टेज, कितना वोल्ट दे रहा है वो? जैसे ये सेल आते हैं ना, घड़ी वाले सेल, इन घड़ी वाले सेल को आप उतार के देखोगे ना तो उसके ऊपर लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट। कभी आराम से देखना, लिखा हुआ है ना। तो वो 1.5 वोल्ट दे रहा है और वो 1.5 वोल्ट के उपकरण में ही काम करेगा। जैसे ये घड़ी है ना, ये घड़ी 1.5 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी, इसकी घड़ी चल जाएगी? अरे चल जाएगा? नहीं चल। कुल मिला करके अब तो अपने को ये जानना जरूरी है कि ये डेनियल सेल कितना वोल्ट दे रहा है। वो होता है सेल विभव। क्या होता है? सेल विभव। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है। मेरी बात समझ गए क्या? तो लिखो नोट लगा करके, नोट लगा करके। मानक सेल विभव, मानक सेल विभव, मानक सेल विभव की गणना निम्न सूत्र द्वारा करते हैं। निम्न सूत्र द्वारा करते हैं, निम्न सूत्र द्वारा करते हैं। इस नोट को वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना बेटा। हाँ, अब सूत्र क्या है तो देखो, ये ई नॉट सेल, ये है मानक सेल विभव, बराबर मानक सेल विभव लिखा है ना आपने अभी नोट में, मानक सेल विभव, उसके ब्रैकेट में ये लिख दो। मानक सेल विभव को इससे दर्शाते हैं, ई नॉट सेल से। मानक सेल विभव जो है उसको इससे दर्शाते हैं, या फिर अलग से कहीं पर लिख लेना, ई नॉट सेल को मानक सेल विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानक सेल विभव, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये सूत्र होता है बेटा, ये सूत्र होता है। ठीक है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। सुनते जाना मेरी बात, ये सूत्र होता है। इसको हम ई नॉट सेल शॉर्ट में इंग्लिश लिख दूंगे या हिंदी में लिखूं? समझ जाओगे? तो ई नॉट कैथोड को सी से, किससे? सी से, माइनस ई नॉट एनोड को ए से। ये अपने को सूत्र मिलेगा किताबों में। इसके अलावा एक सूत्र और मिलेगा कुछ किताबों में, क्योंकि अलग अलग तरह की किताबें पढ़ते हो ना, नहीं? तरह तरह की, सर ये पढ़ लेंगे वो पढ़ लेंगे, पढ़ते हैं कि नहीं? हो खरीद लेते हो उसके बाद, सर ये खरीद लेंगे। तो कुछ किताबों में ई नॉट सेल बराबर ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल, ये मिलेगा। आर राइट साइड को बताता है। किसको बताता है? राइट साइड। राइट साइड में कौन होता है? कैथोड होता है। कौन होता है? कैथोड। और लेफ्ट साइड में कौन होता है? एनोड होता है। मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो कुछ जगह पे ये वाला फॉर्मूला मिले तो उस टाइम कहते ना कि सर आपने गलत लिखवा दिया आपने, तो है ना? नहीं तो समझ गए मेरी बात? तो घबराना नहीं है। आर और एल राइट और लेफ्ट को बताता है, सी और ए है वो कैथोड और एनोड को बताता है। ठीक है? ये क्या यहां पर किसका मान आ रहा है? यहां पर तो यहां पर मान आ रहा है एसआरपी का। किसका रहा बेटा? एसआरपी का। इधर भी मान एसआरपी का और इधर भी मान एसआरपी का। ये इसलिए लिखा है मैंने कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कैथोड तो एसआरपी आएगा लेकिन एनोड क्या आएगा? एसओपी। समझ गए जी? तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये सूत्र बनाया गया है वो एसआरपी का बनाया गया है। किसका बनाया गया है? एसआरपी। एसओपी का भी सूत्र बनता है, कोई जरूरत नहीं है, वरना कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे। समझ गए जी? वरना घूम जाओगे। अपने एक ही काम है,
एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन सारी बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी में ऐसा काम है, आगे क्लासों में जाओगे भगवान की ऐसा नहीं जाओगे। केमिस्ट्री में जुड़ जाना है अपने को, एग्रीकल्चर में जाना है अपने को, हाँ जाना है, हाँ तो वहां जाओ तो फिर वहां एसओपी के भी मिलेंगे फॉर्मूले, एसओपी के साथ ही मिलेंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तो मान हमेशा किसके रखने हैं अपने को? अरे किसके रखने हैं? एसआरपी के। अब मैं एग्जांपल लेता हूं कि डेनियल सेल जो बनाया हमने, उस डेनियल सेल का मानक सेल विभव ज्ञात करें। तो डेनियल सेल का मानक सेल विभव, डेनियल सेल का मानक सेल विभव, डेनियल सेल का, तो सूत्र लगा दे, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यही है। अब मेरे को बताओ इसका निकालना है, तो ई नॉट कैथोड, कैथोड कौन था डेनियल सेल में? कैथोड कौन था, कॉपर या जिंक? कॉपर। तो कैथोड का काम कॉपर कर रहा था ना, और कॉपर का एसआरपी का मान चाहिए अपने को। कॉपर का बेटा कौन सा मान चाहिए? एसआरपी का मान चाहिए ना। तो कॉपर का एसआरपी का मान लिखा क्या मैंने? कितना? प्लस 0.34 वोल्ट। तो यहां पर मैंने लिखा इसका है प्लस 0.34 वोल्ट, सही बात है। और एनोड, डेनियल सेल की बात चल रही बेटा, एनोड कौन है? जिंक। और जिंक का भी अपने को कौन सा मान चाहिए? एसआरपी चाहिए। तो Zn +2 से Zn कितना है? -0.76 वोल्ट, सही बात है क्या? तो इनके मान यहां पर मैंने अभी जस्ट क्या कहा, यहां मान किसके चलेंगे? एसआरपी। तो एसआरपी के मान आ गए, तो यहां कैथोड का मान कितना रखूं मैं? प्लस 0.34, सही है क्या? फिर यहां क्या गया? माइनस, फिर ये मान कितना है? -0.7 वोल्ट। ध्यान रखना, एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट को ध्यान रखना इधर, हाँ कि ये माइनस में है, पहले से माइनस में है। तो ये नहीं कि माइनस तो लगा ही रखा है, वो माइनस दूसरा लगा रखा है और ये मान का है, तो इसको कोष्टक में रख दिया -0.76, समझ गए? और माइनस माइनस से मतलब ही नहीं है आपको, इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस होता है ना, तो ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, परमानेंट, ध्यान रखना। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर वाले सारे चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे मान लो मैं कहूं कि +x - y + z + a - b, ये है, और इसके बाहर यदि माइनस है तो सारे अंदर वाले चिन्ह बदल गए। तो आप ऐसे करोगे प्लस माइनस 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 प्लस, करना ही नहीं है। पर परमानेंट क्या बोलता है मैंने? यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर सारे चिन्ह जितने भी होते हैं वो सब बदल जाते हैं, प्लस का माइनस का, माइनस का प्लस। तो ये तो हो जाएगा अब इस -x + y - z - a + b, समझ गए मेरी बात? और यदि बाहर प्लस होता कुछ भी नहीं बदलता, बाहर प्लस होता तो कुछ भी नहीं बदलता। क्या हो गया? हाँ ध्यान दे लो बेटा, अभी न्यूमेरिकल आए नहीं है, ध्यान रखना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अभी आएंगे तब बताऊंगा कि कहाँ पे क्या क्या करना है। इसलिए जो बातें बता रहा हूँ वो यहीं से सीखते हुए चलना, वरना आगे जाकर के नए नए समीकरण में कहोगे सर ये आल है, ये क्या हो गया? हाँ तो आल नहीं होनी चाहिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं अपन लोग। तो प्लस 0.34 प्लस का हो गया, ये माइनस बाहर माइनस तो प्लस का हो गया ना, तो प्लस 0.76 हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हुआ? हो गया। तो जोड़ो फिर कितना आया? 1.10 वोल्ट आया क्या? कौन आया? ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कौन है? मानक सेल विभव। जो हमने डेनियल सेल बनाया ना, वो डेनियल सेल 1.10 वोल्ट देता है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता, इतना ही काम कर सकता है ये, समझ गए?
तो ये डेनियल सेल का इनोड सेल आ गया। अब फटाफट से अपने को क्या करना है, लिखना है। लिखो, कहां तक लिख लिए थे, यहां तक लिख लिए थे, ये वाला फटाफट। नोट को दोबारा बताना एक बार, नोट ही चल रहा है बेटा 500 वाला। हाँ, नोट में बेटा सूत्र था कि, भूल गया मैं क्या सूत्र था, मानक सेल विभव को निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ऐसे नोट है। और वो फिर उसके आगे ये लिखना है। एग्रोनॉमी में कौन से चैप्टर आएंगे बेटा, ये बच्चा पूछ रहा है? नहीं पता क्या आपको? शुष्क खेती, शुष्क खेती, फसल चक्र, क्या अंतरा तस्य, मिश्रित फसल, हाँ ऐसे बोलो तो, मृदा अपरदन, सारा आएगा जो पढ़ाया वो। हाँ, और फिर बाकी सर आते नहीं आते एग्रोनॉमिक सर आते तो उनसे पूछो बेटा, बता दिया ना। हाँ, उनसे डिस्कस किया, ये तो मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि लिख रहे हैं बच्चे। बाकी बेटा केमिस्ट्री में केमिस्ट्री क्लास की डिस्कस किया करो। लिख दिए, चले आगे, जल्दी लिखो। जल्दी लिख ले, जमा जमा के लिख रही है, क्या करेगी इस कॉपी का, चेंज कर दें, जल्दी लिख। इसमें 5 अभी करवाएंगे इसके क्वेश्चन, पीवाईक्यू करवाएंगे पिछले सालों, कौन कौन से आए हुए हैं, कैसे कैसे। अभी तो क्या है, अपना थोड़ा सा टॉपिक बढ़ जाए आगे। हो गए?
हो गए? हाँ, अब देखो यहां पर ई नोड सेल का मान प्लस में आया, प्लस में आया। विद्युत रासायनिक सेल के लिए, विद्युत रासायनिक सेल के लिए मानक सेल विभव का मान सदैव धनात्मक आता है। अब आपके क्वेश्चन में आंसर माइनस में आ सकता है, क्वेश्चन में आंसर क्यों? क्योंकि कल परसों भी एक क्वेश्चन दिया था, बच्चे यही कंफ्यूज हो, सर आपने क्लास में तो ऐसे बताया था कि बेटा पूरी बात प्रॉपर सुनते नहीं हो। मैंने अभी क्या बोला? विद्युत रासायनिक सेलों के लिए सेल विभव का मान हमेशा क्या आएगा? धनात्मक आएगा, प्लस आएगा। अब किसी मैंने क्वेश्चन दे दिया कोई और उसमें आंसर आ रहे थे माइनस में, क्या आ रहे थे? माइनस में। तो वो बच्चा बोला सर माइनस में आ ही नहीं सकते। तो मैंने कब कहा नहीं आ सकते? मैंने तो इतना कहा विद्युत रासायनिक सेल में धनात्मक होता है। माइनस में आ रहे तो विद्युत अपघटनी सेल है, फिर कौन सा सेल है? विद्युत अपघटनी सेल है वो। तो आंसर अपने माइनस में हो प्लस में हो अपने को कोई मतलब नहीं है, पर यह कंफर्म मतलब है कि यदि कोई अपने से पूछ ले कि भाई मेरे पास मानक सेल विभव का मान धनात्मक आया तो कौन सा सेल है, तब आप कहोगे कि विद्युत रासायनिक सेल है। वो कौन सा है? समझ गए क्या? सीयूईटी का एग्जाम लगेगा बेटा अपना, नेशनल लेवल की एग्जाम होती है, बढ़िया चीजें पूछी जाती है वहां पर, समझ गए चीज? तो विद्युत रासायनिक सेलों में ये मान क्या होता है? धनात्मक होता है। तो नीचे लिखो, लिखो नीचे विद्युत, नोट लगा के लिखो, विद्युत रासायनिक सेल में, विद्युत रासायनिक सेल के लिए कैसे लिख दो? विद्युत रासायनिक सेल के लिए, विद्युत रासायनिक सेल के लिए मानक सेल विभव धनात्मक होता है। विद्युत रासायनिक सेल के लिए मानक सेल विभव ई नोट सेल धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है, धनात्मक। समझ गए? धनात्मक होता है। अब आप कहोगे कि सर कहां? तो थोड़ा सा पीछे पेज पलट करके देखो, ये बात मैंने लिखवा रखी है। थोड़ा सा पेज पलट करके देखो, बस विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल, जहां ई नोट पॉजिटिव और नेगेटिव लिखवा रखे हैं, लिखवा रखा है ना, एक दो पेज ही पलटना है, ज्यादा नहीं। देखो देखिए लिखवा रखा है ना, अरे लिखवा रखा है, वहां पर ध्यान नहीं गया, नहीं गया ना। ये कारण है कि आप घर जाकर के चीजों को पढ़ते नहीं है। यदि पढ़ते तो आप तुरंत ही कहते थे सर ये बात तो पीछे लिखवाइए कि विद्युत रासायनिक सेल के लिए ई नोट सेल पॉजिटिव लिखवा रखा है आपने, और विद्युत अपघटनी के लिए ई नोट नेगेटिव लिखवा रखा है ना। तो ये बात वहां जो लिखवाई थी मैंने कहा था कि आगे बात करेंगे डिटेल से, यहां बात हो गई। डेल्टा जी ये नोट है वो नेगेटिव है, अभी नहीं, कल के टॉपिक में आएगा डेल्टा जी नेगेटिव कैसे हो रहा है और पॉजिटिव कैसे होता है। तो अब अपन एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं। लिखो देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखो फटाफट से, क्वेश्चन लिखो। निम्न रासायनिक अभिक्रिया, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में सेल विभव की गणना करें।
अभिक्रिया के सामने ये वो निम्न अभिक्रिया है, और क्या क्या दे रखा है ब्रैकेट में, ये दे रखा है। ये ब्रैकेट में दिया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आपको एक अभिक्रिया देगा और आपको मान दे देगा और मानक सेल विभव की गणना करवा लेगा आपसे। कर लोगे या मैं बताऊं? कोशिश करो बेटा, मेहनत करने से। यहां मेहनत नहीं हो रही है ना, वहां एग्जाम में नहीं होगी। कितना? 1.56। अब आवाज बहुत कम बच्चों की आई है, इसका मतलब तो बेटा पहले तो काम करने का तरीका सीखो। फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है तो जब कोई क्वेश्चन लिखा जाता है, रब को भी सामने होते हैं, तुरंत पहले जितनी फास्ट हो सके उतनी फास्ट उसका पहले आंसर निकालते हैं, उसके बाद करते हैं ये राइटिंग जमाना, वरना राइटिंग जमाते हुए रह जाओगे। थोड़ा सीख लो काम करने का तरीका, घर जाकर के पढ़ लो बेटा, नहीं होगा। हाँ, मेरे 23-24 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है ये, मैं नहीं बोल रहा हूं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए साइंस के लिए। यहाँ आपके पास में रब को भी निकालने में आपको जोर आ रहा है, पेन चलाने में जोर आ रहा है, आपको लगता है बस सुंदर सुंदर लिख लूं मैं। बाहर मार्केट में इतनी सारी किताबें सुंदर सुंदर लिखी हुई, जिसको चाहिए ना मेरे पास आता ना, 2-4 नाम लिख दूंगा, ले आना खरीद कर। तुरंत पहले काम किया जाता है, स्पीड देखी जाती है कि किस किस की कितनी स्पीड है, फिर हो जाए 1.5 आ जाए वो तो उतार लेना, नहीं आए तो मैं फिर करवा दूंगा। आ गए क्या? किस किस के आगे 1.5 है? हाँ नीचे करो, बाकी के नहीं आए क्या? बाकी के आ जाएंगे फिर। यहां पर ये मान किसका था पहले बताओ? एसओपी या एसआरपी? क्या है? एसओपी। हमें किसका चाहिए? एसआरपी चाहिए, तो माइनस कर दो बस इसको, इसका काम हो गया। ये लो, जब काम जरूरत पड़े तब ये लेना है। यहां पर मान किसका है? ये एसआरपी, इसको चेंज करना ही नहीं है। ये लो, ये एसआरपी, ये एसआरपी हो गया। सेल जो पूछा है, ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब बताओ मेरे को एनोड को कैथोड कौन है? दिख रहा है अपने को, यहां देखो साफ साफ दिख रहा है, +2 में हो रहा है ना, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों देखना है इनको इधर? अभिक्रिया में देखना है सीधा आपको। निम्न अभिक्रिया के लिए पूछा है आपको, इनसे क्या मतलब है? अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा है किसका? Zn का। तो ऑक्सीकरण होता है वो कौन होता है? एनोड या कैथोड? कौन होता है? कौन होता है? जब भी जरूरत पड़ जाए देख लेना, ऑक्सीकरण होता है तो एनोड, तो Zn तो है एनोड। तो कैथोड कौन बचा फिर? Ag। तो कैथोड का मान तो यहां रख दो, कितना? +0.80, माइनस एनोड का मान रख दो यहां -0.76। आया कि नहीं आया? और माइनस ये क्या हो गया? प्लस, तो +0.80 +0.76 कितना आ गया? 1.56 किलोमीटर वोल्ट। आप पूछ लूं। अब तो आ गया क्या? पीछे बोला अब आया है समझ, आ गया? हाँ तो ठीक है, आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। बेटा करना सीखो, क्वेश्चनों को करना सीखो आप, तब प्रैक्टिस होती है। कर लोगे? करेंगे कल।